Friends, and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 9th of February 2023। 9 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आप शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश्ड अंडर पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। इनमें से कौन से मैटर्स ऐसे हैं जिनके साथ ट्रिब्यूनल्स जो कि पार्ट 14A के अंतर्गत बनाए जाते हैं वो डील करते हैं। फर्स्ट इज इलेक्शन टू द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सेकेंड है टेनेंसी ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी, थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज, फोर्थ है लैंड रिफॉर्म्स। तो क्या लगता है आपको ट्रिब्यूनल्स किन मैटर्स के साथ डील कर सकते हैं? तो दिस इज क्वेश्चन, यू हैव टू सेलेक्ट द आंसर नाउ। 4 ओनली, 1 3 4 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1 2 3 4? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताता हूँ। द करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4। चारों ही मैटर्स के साथ ये डील करता है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मैटर्स हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये टैक्सेशन के साथ डील करता है, ये फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ डील कर सकता है, इंडस्ट्रियल लेबर के रूप में डील कर सकता है, लैंड रिफॉर्म्स के टॉपिक्स में डील कर सकता है, अर्बन प्रॉपर्टी सीलिंग में डील कर सकता है, इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में डील कर सकता है, फूड स्टफ, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, इनके रिगार्डिंग भी ये डील कर सकते हैं। तो ये सारे आपको मैटर्स याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार टी सेल थेरेपी आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कार टी सेल थेरेपीज यूज अ पेशेंट्स ओन सेल्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दिस थेरेपी हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमास। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। आंसर मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कार टी सेल थेरेपी में पेशेंट के खुद के जो सेल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, उनमें फिर टी सेल्स निकाले जाते हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद दोबारा इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो है कि क्या इसको अप्रूव किया गया है ल्यूकेमिया और लिम्फोमास के लिए, तो यस, ल्यूकेमिया में वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, तो यस फॉर दैट ऑल्सो, एंड लिम्फोमास में भी लिम्फेटिक सिस्टम के लिए होता है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट ये किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है। टू मेक हाइड्रोजन एज अ पावर सोर्स फॉर हेरिटेज कॉम्प्लेक्सेस, to run hydrogen powered train in historic areas, to make hydrogen buses for site visits, and to create hydrogen cells at low cost for road transportation। तो hydrogen for heritage किससे संबंधित है? The correct answer for this is to make hydrogen powered trains in historic areas। ये ट्रेन्स को संबंधित है, हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स का यूज़ किया जाएगा। ये रेलवे मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, तो याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं न्यूज़ आइटम में। एक पहले तो पीआईबी की न्यूज़ देख लेते हैं। पीआईबी में कल एक अगेन आर्टिकल आया था नमस्ते स्कीम को लेकर के। तो नमस्ते स्कीम आप सबको पता है, मैंने पढ़ाया भी था, बजट में ही पढ़ाया था। इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्कीम। एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है, एंड इसको फॉर्मुलेट किया गया है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। क्या नाम है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। मतलब कि जो सैनिटेशन इकोसिस्टम है वहाँ पे मशीन्स का यूज़ किया जाए और लोगों का यूज़ ना किया जाए। ऑलरेडी मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर भी ये चीज़ें एक्टिविटी बंद नहीं हो रही हैं और कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। सो बेसिकली नमस्ते स्कीम के अंतर्गत जो सीवर टैंक है, सेप्टिक टैंक्स हैं, वहाँ पे मशीन्स का यूज़ किया जाएगा, मैकेनाइजेशन का यूज़ किया जाएगा, ताकि लोगों का यूज़ ना करना पड़े और उनकी जानें ना जाएँ। तो लास्ट में देखो मैंने लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का बेसिकली जो नमस्ते स्कीम है, that is particularly to stop the deaths of sewer and septic tank workers and to provide mechanization of cleaning operations with a vision to reduce hazardous cleaning and ensure safety of the sanitation workers। तो sanitation workers की सेफ्टी के लिए पूरा का पूरा जो ये प्रबंध है वो किया गया है। अब मूव करते हैं आज के मैप ऑफ द डे की तरफ। देखते हैं आज का एक कुछ इंपॉर्टेंट मैप। तो आज मैं मैप के माध्यम से आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा, स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा। अब देखो क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, लेकिन इतना डिटेल आपको जानना नहीं, क्योंकि कई लोगों को क्लैरिटी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि 5 नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ 5 हैं। अब वो कौन कौन सी 5 नॉर्डिक कंट्रीज़ है, लेट मी टेल यू। इसीलिए लोगों को नहीं पता, लोग सोचते हैं स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक दोनों बराबर है। देखो, जब हम नॉर्डिक बोलते हैं तो उसमें फिनलैंड भी आता है, स्वीडन भी आता है,
नॉर्वे भी आता है, डेनमार्क भी आता है, आइसलैंड भी आता है। याद रखिएगा, जब हम नॉर्डिक बोलते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज, तो उसमें फिनलैंड भी आता है, स्वीडन भी आता है, नॉर्वे भी आता है, डेनमार्क भी आता है और आइसलैंड भी आता है नॉर्डिक में। लेकिन जब हम स्कैंडिनेवियन बोलते हैं तो स्कैंडिनेवियन में आपका मेजॉरिटी में केवल नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और थोड़ा सा पार्ट फिनलैंड का आ सकता है, ठीक है ना, और डेनमार्क आता है, ठीक है ना, डेनमार्क आता है। तो नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, बेसिकली नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क एंड वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ फिनलैंड ऑल्सो, दे आर द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज में आइसलैंड और फिनलैंड पूरा और आइसलैंड अलग से आता है, ठीक है ना। और बाल्टिक नेशंस की जब हम बात करते हैं, बाल्टिक कंट्रीज की बात करते हैं, तो ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, दीज आर द बाल्टिक कंट्रीज। लातविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। तो एक तो आप एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया का नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ का ऑर्डर याद कर लेना। कई बार पूछ लेगा कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, या लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया को साउथ से नॉर्थ अरेंज करो, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकता है। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर, मतलब बता पाओगे आप लोग। तो ये आज के मैप के थ्रू स्कैंडिनेविया वर्सेज नॉर्डिक वर्सेज बाल्टिक हमने देखा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको मजा आया होगा। आगे मूव करते हैं। आरबीआई लिफ्ट्स लोन कॉस्ट टू टेम इन्फ्लेशन। अब आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए मैंने कई बार बताया है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इन्फ्लेशन से अगर लड़ना होता है तो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। जो पॉलिसी रेट है आरबीआई का वो क्या है, वो रेपो रेट है। पॉलिसी रेट इज रेपो रेट। तो रेपो रेट जैसे ही बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आरबीआई किससे लड़ रहा है, इन्फ्लेशन से लड़ रहा है। अब आप लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब रेपो रेट बढ़ता है तो जो बाकी के बैंक्स हैं, बाकी के बैंक्स क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देते हैं। बाकी के बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। अब बाकी के बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आप लोग क्या लोन लोगे, विल यू टेक लोन? नो, यू विल नॉट टेक लोन। आप लोन नहीं लोगे, और जब आप लोन नहीं लोगे तो आप परचेज नहीं करोगे। जब आप परचेज नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो प्राइजेज डाउन होंगे। तो ये पूरा साइकिल है जो चलता है, प्राइजेज डाउन होंगे। लेकिन इससे एक चीज़ और होगी कि जब आपकी डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा और आपकी ग्रोथ भी कम होगी। इसीलिए इन्फ्लेशन और ग्रोथ कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन को घटाने की कोशिश करोगे तो आपकी ग्रोथ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करोगे तो आपकी ग्रोथ भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक चीज़ है। और अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। तो दोनों एक दूसरे को अपोज, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है और ग्रोथ को भी मेंटेन रखना है। तो एक बड़ा चैलेंज रहता है आरबीआई के सामने। तो ये आप याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एल्डर मैन राइट टू वोट। अब यहाँ पे एल्डर मैन लिखा हुआ है, राइट टू वोट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इंपॉर्टेंट है कि हम जान लें कि एल्डर मैन होता क्या है। एल्डर मैन का मतलब होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी। किसी भी म्यूनिसिपैलिटी के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि 10 लोगों को नॉमिनेट कर दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, है ना। क्योंकि ऑब्वियस बात है, दिल्ली का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट होगा उसमें लिखा होगा ऐसा, है ना। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत पावर होगी उसके पास 10 लोगों को नॉमिनेट करने की। लेकिन ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इनको एल्डरमैन कहते हैं। एंड अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है एल्डरमैन को, यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं म्यूनिसिपैलिटी के, उनको राइट टू वोट किसी भी मीटिंग में नहीं देता है। एंड मेयर और इन सब के मेयोरल इलेक्शन और इन सब में भी उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं रहता है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक जो चीज़ बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट है। देखो कई लोग बोलते हैं कि सर मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्या होता है। देखो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे जब आप राजस्थान की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो मेयर या चेयरपर्सन है, दे आर सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द काउंसिलर्स। काउंसिलर्स के बीच में ही से उनको सेलेक्ट किया जाता है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो इन स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे मेयर या चेयरपर्सन जो सेलेक्ट होता है वो उन्हीं काउंसिलर्स के बीच में से सेलेक्ट कर लिया जाता है इनडायरेक्ट वे में। आंध्र प्रदेश, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे जो मेयर या चेयरपर्सन का सिलेक्शन है ये डायरेक्टली होता है थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ वोटिंग होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली स्टेट वाइज डिपेंड करता है। लेकिन जो अगर आप म्यूनिसिपल लॉ को पढ़ें तो म्यूनिसिपल लॉ क्या बोलता है वो अगर मैं आपको बताऊं तो म्यूनिसिपल लॉ सेज
that clause 23 of municipal law says that mayor या the municipal chairperson या the municipal president as the case may be shall be elected by elected councillors from among themselves। तो वो पहला वाला मेथड जो इनडायरेक्ट मेथड के लिए बोलता है, ठीक है ना। तो जो आपका म्यूनिसिपल लॉ है वो इनडायरेक्ट मेथड का बोलता है, लेकिन स्टेट्स में कई जगहों पे डायरेक्ट इलेक्शन भी होता है। अभी एमएचए ने राज्यसभा में अपना रिस्पांस भेजा रिगार्डिंग द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो उसमें 3 कैपिटल उन्होंने नहीं भेजा है। दे हैव आल्सो ओनली गिवन द नेम ऑफ अमरावती एज ऑफ नाउ, ठीक है ना, क्योंकि मैटर सब जुडाइस है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, और इस कारण से उन्होंने केवल अभी अमरावती भेजा हुआ है। बाकी आपको पता है 2 और कैपिटल्स की बात चलती है, कुरनूल की बात चल रही है और दूसरी आपकी विशाखापट्टनम की बात चल रही है। तो देखते हैं कि क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ आंध्र प्रदेश नीड वांट्स 3 कैपिटल्स, बट सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडाइस है। एन अपील टू मार्क 14 फेब एज काउ हक डे, तो अब यहाँ पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक अपील की है कि 14 फरवरी को काउ हक डे के रूप में कन्वर्ट किया जाए, और अभी उसको वैलेंटाइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब फिर वैलेंटाइंस डे प्लस काउ हक डे दोनों होगा, तो जो लोग अभी तक मतलब दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। पता आप लोग के क्या व्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जस्ट टेल मी दैट, है ना, कि आप लोग को क्या लगता है कि काऊ हक डे करने से काउज का रेलिवेंस और उनकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मतलब जो अभी हालत है उनकी बेटर होगी कि नहीं होगी। दैट इज़ द क्वेश्चन आई लीव ऑन टू यू, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पहले थोड़ा सा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं कि स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, और एनिमल वेलफेयर लॉज को प्रमोट करती है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1962 में अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो एक्ट कौन सा है जिसके अंतर्गत ये बनी है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। सेक्शन 4 उसका सेक्शन 4 है जिसके अंतर्गत ये बनाया गया है, और ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का बहुत बड़ा योगदान था इसको बनाने में, है ना। शी वॉज फ्रॉम भरतनाट्यम बैकग्राउंड, भरतनाट्यम का डांस भी करती थी बहुत ज़्यादा, शी वॉज वेल नोन ह्यूमैनिटेरियन एज वेल, है ना। एंड ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर द थिंग्स जो कि मैं आप बताना चाहता था, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक और नाम आया था कि लंपी स्किन डिसीज़, तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि लगभग 50,000 गायों की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ द लंपी स्किन डिसीज़। ये इट्स ए इन्फेक्शन ऑफ कैटल और वाटर बेफेलो, कैटल एंड वाटर बेफेलो दोनों का ही ये इन्फेक्शन है, जिसमें पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिसीज़ वायरस LSDV, ये पॉक्स वायरस है, लंपी स्किन डिसीज़ वायरस, उसके थ्रू ये फैला है। एंड ये स्टार्ट जो पहली बार हुआ था तब ये जाम्बिया 1929 में देखा गया था। ट्रांसमिशन इसका मॉस्किटो, फ्लाइज, लाइस, वास्प्स इनके डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है ना। मॉस्किटो ने काट लिया, बाइट हो गई, है ना, वॉस्प ने काट लिया, ये लाइस ने काट लिया, तो इन सब के थ्रू फैलता है ये ज़्यादा, ठीक है ना। एंड नियरली 57,000 कैटल्स हैव डाइड, एंड इसमें स्किन में नोड्यूल्स बन जाते थे 2 to 5 सेंटीमीटर के, हाई फीवर होता था, मिल्क प्रोडक्शन घट जाता था, एपेटाइट घट जाती थी, वाटरी आइज हो जाती थी। तो ऑल दीज थिंग्स वर द सिम्टम्स ऑफ दैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आप भी मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे वही वाली न्यूज़ जो मैंने आपको बताई है कि ट्रायल्स फॉर गगनयान कंडक्टेड। अब यहाँ पे इसरो अपने गगनयान मिशन के लिए ट्रायल्स कंडक्ट करता जा रहा है। तो अभी जो ट्रायल हुआ है वो बेसिकली रिकवरी ट्रायल हो रहा है, इनिशियल रिकवरी ट्रायल ऑफ द क्रू मॉड्यूल इन द नेवीज वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी। नेवी की जो वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी है कोची में है। नेवी की वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी कहाँ पर है, कोची में है। वहाँ पे क्रू रिकवरी मॉड्यूल का ट्रायल चल रहा है। तो क्रू रिकवरी मॉड्यूल का ट्रायल चल रहा है मतलब कि जो क्रू है उसको किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से उनकी रिकवरी करेंगे। एंड CMRM जो है क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल, ये क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आउटर डायमेंशन, एक्सटर्नल्स ऑफ द एक्चुअल क्रू मॉड्यूल, है ना, एट टच डाउन। जब वो वापस नीचे आएगा टच डाउन के समय, तो उस समय उसको उन कंडीशन को मिमिक करके इसको टेस्टिंग की जाती है क्योंकि बहुत कम समय में आपको क्रू को निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसरो वांट्स अ सेफ रिकवरी ऑफ द क्रू, दैट विल बी द फाइनल स्टेप जो कि अकम्प्लिश करना है। तो क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉड्यूल जो है, ये रिकवरी मॉडल जो है क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल, तो इस पे काम कर रहा है। इसी की टेस्टिंग के लिए वाटर
सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी जो कोची में है वहाँ पे इसकी टेस्टिंग की गई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में पहला जो एडिटोरियल है वो है लेसन्स फ्रॉम ए कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा। अब अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि जो ड्रामा हुआ है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ एल विक्टोरिया गौरी टू द मद्रास हाई कोर्ट। आप सबको पता है कि एल विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट में अपॉइंट किया गया एज अ जज, बट बाद में ये पता चला कि शी वॉज इंगेज इन हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, है ना। तो उनके कई ऐसे इंस्टेंसेस है वेयर शी वॉज इंगेज इन हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। तो अब इस कारण से काफ़ी ज़्यादा ये मतलब उसमें उसका केस भी गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की गई थी, जुडिशियल केस भी फाइल किया गया था, लेकिन वहाँ पे जब केस गया तब तक वो मतलब शपथ ले चुके थे और शी वॉज अपॉइंटेड। तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, उनका कहना था। एंड ये कोलेजियम का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि इतना ज़्यादा आपने ओपेक सिस्टम बना दिया है। यू हैव मेड सच ए ओपेक सिस्टम कि वहाँ पे आपने बिल्कुल अपॉइंटमेंट के बाद लोगों को पता चलता है कि कौन कहाँ अपॉइंट हो गया। अगर ये चीज़ पहले ही पब्लिक डोमेन में आ जाए तो पहले से ही ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो कमेटी है उसको अलग से मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, उसको काफ़ी चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी। तो कोलेजियम अपने आप में बहुत ज़्यादा ओपेक सिस्टम है और ये उसकी प्रॉब्लम्स को जस्ट ये हाईलाइट कर रहा है, जो ये इंसिडेंट है विक्टोरिया एल गौरी जी का, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोलिजियम का जो फॉर्मेशन है वो 1993 के जजमेंट से हुआ था, जिसको सेकंड जजेस केस बोलते हैं। 1+2 बोला गया था तब, मतलब कि एक तो चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस की बात हुई कुल मिला करके। और दूसरा 1998 जब उसमें 1+4 यानी कि 5 सीनियर मोस्ट जजेस बोल दिया गया। तो बेसिकली दीज आर द 2 मेजर केसेस, 3 केसेस हैं वैसे, है ना। 1981 में 1983 में सेकंड जजेस केस एंड 1993 सॉरी सेकंड जजेस केस एंड 1998 द थर्ड जजेस केस वाज देयर। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। और यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया इशू, द प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ओपेसिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ओपेकनेस की है। बाकी कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, केन्या, यहाँ पे पहले ही पब्लिक डोमेन में वो नाम आ जाते हैं, तो कि पब्लिक को पहले पता रहता है कि किसकी प्रोसेस चल रही है। अब प्रोसेस चल रही तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें उनके बारे में सामने आती जाएंगी, बट हमारे इंडिया का सिस्टम अलग है। हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट के बाद सीधे नाम खुलता है, आपको अपॉइंटमेंट के बाद पता चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे फिर बाकी जो पॉइंट्स और इनपुट्स मिल सकते हैं वो नहीं मिल पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, ठीक है ना। तो ये एक जो इशू है बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, यहाँ पे ऑथर ने इसको उठाया है। फिर ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि अब एक दिक्कत और ये होती है कि रिकमेंडेशन एक बार चली गई कोलिजियम की और वहाँ पे ऐसा हो गया, तो केवल और केवल उसको लीगल चैलेंज या कंटेस्ट कर सकते हो लीगली, और दूसरा तरीका नहीं है रोकने का। तो ऑथर ने ये भी एक प्रॉब्लम बताई, क्योंकि देखो अगर जो कोलिजियम है वहाँ पे सीनियर मोस्ट जजेस बैठे हुए हैं, कोलिजियम में तो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, तो आइदर 3 और 5 सीनियर मोस्ट जजेस का कोई डिसीजन है, और उस जज जब उस डिसीजन को आप कंटेस्ट करोगे तो उसको देखेगा कौन, कोई जूनियर जज। तो जूनियर जज भी कई बार फिर कांपने लगते हैं और फिर वहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पाते अगेंस्ट देयर, कि उनको ये लगता है कि अब वो अपने सीनियर्स के डिसीजन को कैसे नेगलेक्ट करेंगे, और बात भी सही है। तो एक ऐसी कंडीशन में फंसा देने वाली बात है ना ये कि मतलब ना आप कुछ किया जा सकता है ना उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो ये दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि आप नाम रिकमेंड कर रहे हो तो ये इतना छोटा मैटर नहीं है ना। तो ये मैटर जब दोबारा जाता है तो जूनियर जजेस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एंड दे कैन नॉट एडमिनिस्टर जस्टिस इन दैट वे, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो ऑब्वियस सी बात है एरर ह्यूमन बीइंग से हो सकती है, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए। एंड इसमें जो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है दैट शुड बी देयर, एंड चेक्स एंड बैलेंस इन द सेंस कि पब्लिक स्क्रूटनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक स्क्रूटनी होती रहनी चाहिए, किसी भी जज को अपॉइंट करने से पहले पब्लिक डोमेन में आप उसका नाम दे सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो कि हैं यहाँ पे मेंशन की गई हैं। सेकेंड जो आर्टिकल है वो है नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर अ ग्रीन ट्रांजिशन। अब यहाँ पे चूंकि ये आर्टिकल लिखा ही नॉर्डिक कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स ने है, नॉर्वेजियन और फिनिश मिनिस्टर्स ने लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ बात की है। नॉर्डिक मैंने आपको बता दिया 5 कंट्रीज़ आएंगी नॉर्डिक में, जिसमें आपका नॉर्वे आएगा, फिनलैंड आएगा, डेनमार्क आएगा, आइसलैंड आएगा, और आपका लास्ट कौन सा आएगा, योर स्वीडन।
है ना, तो स्वीडन एक और आएगा। तो ऑल दीज आर द 5 नॉर्डिक कंट्रीज़ और इनके साथ रिलेशनशिप। ऑथर ने यहाँ पे बोला कि देखो फिनलैंड के साथ, फिनलैंड की बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, सस्टेनेबिलिटी में, डिजिटाइजेशन में, कार्बन न्यूट्रलिटी में, तो इसका एडवांटेज इंडिया को मिल सकता है। एंड फिनिश कंपनीज बहुत पहले से काम कर रहे हैं इंडिया में, जैसे कि नोकिया, अगर आपको पता है, फोर्ट्रम आपको अगर पता है, तो दीज आर द फिनिश कंपनीज, ठीक है ना। एंड ट्रेड बिटवीन नॉर्वे एंड इंडिया हैज़ डबल्ड इन द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में जो ट्रेड है इंडिया और नॉर्वे के बीच में वो डबल हो चुका है, ठीक है ना। और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिसेंटली स्टैब्लिश्ड अ न्यू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल अब्रॉड। तो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए, बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए एक नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है न्यू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है ना। तो वहाँ पे इंडिया को एक फोकस कंट्री के रूप में डिफाइन किया गया है। ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन और डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइड्स मारे हैं, और नॉर्डिक, फिनलैंड, नॉर्वे ऐसी कंट्रीज़ के साथ अगर ये अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया का जो ग्रीन ट्रांजिशन है वो भी काफ़ी ईजी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजीज़ कैन बी देयर, ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बोली हैं। तो लेट्स सी कि किस तरीके से आगे मूव होता है। एक और चीज़ यहाँ पे ऑथर ने कही है कि अभी FTA साइंड नहीं है नॉर्वे फिनलैंड का इंडिया के साथ। तो नॉर्वे एंड फिनलैंड बातचीत चल रही है कि एक FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए। फिनलैंड, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक मेंबर है यूरोपियन यूनियन का भी, इज़ अ पार्ट ऑफ EU इंडिया FTA नेगोशिएशंस एज वेल, एंड नॉर्वे इज निगोशिएटिंग थ्रू द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट बन जाता है तो ऑब्वियसली बात है और ज़्यादा वेंचर्स और ज़्यादा ऐसे कई कई डायमेंशंस होंगे जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये तो आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने इसको पूरा पढ़ा। स्टेटस एंड प्रोसीड्स ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो आप सबको पता है कि जो बजट है इस बार का 23-24 का, उसमें गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट सेट किया है 51,000 करोड़ का। पहले लगभग ये और ज़्यादा था, अब इसमें 21% कमी देखने को मिली है, और उसमें रिवाइज्ड एस्टिमेट में 51,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सेट किया गया है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है पहले आपको बता दो। डिसइन्वेस्टमेंट या इसको डाइवेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट अपने स्टेक्स जब सेल कर देता है किसी सब्सिडियरी के, है ना, उस प्रोसेस को कहा जाता है। अब इसमें 3 तरीके से गवर्नमेंट सेल कर सकता है अपने स्टेक्स। एक तो माइनॉरिटी स्टेक्स अगर सेल कर रहा है ना। दूसरा है मेजॉरिटी डाइवेस्टमेंट, एक होता है माइनॉरिटी डाइवेस्टमेंट, एक मेजॉरिटी डाइवेस्टमेंट, और तीसरा है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना। तो अगर वो लेस देन 50% शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट 51% से ज़्यादा ओनरशिप मेंटेन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट अगर डोमिनेंट शेयर होल्डर है, तो वो माइनॉरिटी डाइवेस्टमेंट कहलाएगा, क्योंकि आपने 50% से कम शेयर्स डाइवेस्ट किए। अगर मान लो आपने 50% से ज़्यादा डाइवेस्ट कर दिए तो गवर्नमेंट अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगी, है ना, और कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरी पार्टी ज़्यादा बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है दैट विल एक्ट, जब गवर्नमेंट के पास 50% से कम शेयर होते हैं तो वो मतलब उसमें जब डाइवेस्टमेंट होता है वो मेजॉरिटी डाइवेस्टमेंट कहलाता है। एंड तीसरा है, अगर 100% गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया तो वो प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 अप्रोचेस टू डाइवेस्टमेंट। एक में उसने मतलब माइनॉरिटी शेयर्स दिए इसलिए माइनॉरिटी डाइवेस्टमेंट था, एक में मेजॉरिटी शेयर्स दे दिए इसलिए मेजॉरिटी डाइवेस्टमेंट था, एक में कंप्लीटली शेयर दे दिए इसलिए कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन था, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना रखा है जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड गवर्नमेंट ने ये बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट के लिए पूरा काम जो है दीपम को ही सौंप रखा है। एंड दिस इज़ टू रिड्यूस द फिस्कल बर्डन और ब्रिज द रेवेन्यू शॉर्टफॉल फॉर दैट ईयर। तो ये क्यों किया जाता है डाइवेस्टमेंट? ऑब्वियस सी बात है ताकि जो फिस्कल बर्डन है वो डिक्रीज हो जाए। अभी मान लो उस पूरे यूनिट को चलाने के लिए गवर्नमेंट को फंड देना पड़ता होगा, तो अगर एक बार वो डाइवेस्ट कर देंगे तो एक तो उनको पैसा मिलेगा, दूसरा उसको चलाने के लिए फंड अब दूसरा प्रोवाइड कराएगा। तो ये सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी मुक्त हो जाएंगे एंड गवर्नमेंट फिर उन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर सकता है जो कि वाकई कोर सेक्टर्स हैं। अब गवर्नमेंट पहले तो कुछ भी काम कर रहा था, है ना, MTNL BSNL के थ्रू वो सिम भी चला रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट किसी और को दे सकता है वो कर देना चाहिए। अब देखो BSNL को तो सिर्फ ढो रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, BSNL को सिर्फ और सिर्फ ढोया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, फिर से उन्नत होने की बात करती है। तो इसमें डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर रहता है।
डिसइन्वेस्टमेंट इनकरेज करता है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ असेट्स, है ना, प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट करता है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। इज देयर अ चेंज इन जर्मन पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया? अब देखो क्या था, जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ रशिया में 1917 में रेवोल्यूशन हुआ, जर्मनी की डिफीट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सोवियत यूनियन और उस समय की जो जर्मनी थी उसने एक ट्रीटी ऑफ रपैलो साइन किए थे, लिख लेना आप लोग, ट्रीटी ऑफ रपैलो, ये जर्मनी और रशिया के बीच में साइन हुई थी, और यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए गए थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है ना। लेकिन अगस्त 1939 में जब वॉर क्लाउड्स आने लगे तो आप सबको पता है जर्मनी और सोवियत यूनियन ने हालांकि उसमें नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन 1941 में हिटलर ने नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट तो ब्रेक किया और हिटलर ने अटैक कर दिया, ठीक है ना। ये एक तो थी। लेकिन 1971 के बाद फिर जब ऑस्टोपॉलिटिक बनी जर्मनी में, अडॉप्शन ऑफ ऑस्टपॉलिटिक हुआ, तो जर्मन चांसलर्स ने रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश की रशिया के साथ। रशिया के नेचुरल गैस के जो सोर्सेज थे उनका यूज़ करना शुरू किया और डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गई थी। अब अभी रिसेंटली जो यूक्रेन में अटैक किया रशिया ने, तब जर्मनी का थोड़ा पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जो भी चांसलर वहाँ पे स्कोल्स हैं उन्होंने कहा कि ये एक टर्निंग पॉइंट है जो अटैक है, एंड इससे जर्मनी की जो पॉलिसी वो चेंज की जाएगी। जर्मनी के डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है रशिया के मतलब नेचुरल गैस एंड सोर्सेज पे, तो उस डिपेंडेंस को कम करना पड़ेगा। पूरे यूरोप की ही वल्नरेबिलिटी सामने आ गई जब यूक्रेन में अटैक किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 60-70% का जो नेचुरल गैस है वो पूरा का पूरा रशिया से ही आता था। तो इस कारण से उनको समझ में आ गया कि ये जो इंटरडिपेंडेंस है इसको कम करना पड़ेगा, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट दे विल हैव टू शिफ्ट दैट, जो अभी तक वो चल रहा था कि नॉर्ड स्ट्रीम, और ये वो नॉर्ड स्ट्रीम का प्रोजेक्ट भी रोक दिया इसीलिए जर्मनी ने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे रूट्स ऑफ अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ कैसे पड़ा, ये पूरी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। अलीगढ़ का फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ था 1875 में, आप सबको पता होना चाहिए। उसका नाम तब था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था 1875 में। 1920 में जाकर के इसको एएमयू कहने लगे, और महात्मा गांधी को 1920 में इसका मतलब ऑनररी लाइफ मेंबर बनाया गया, ठीक है ना, ऑनररी लाइफ मेंबर बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो की गई थी। स्टोरी ऑफ द नेम अगर हम देखें तो आपको पता होना चाहिए कि अलीगढ़ इज़ बेसिकली फेमस फॉर तालों के लिए फेमस है, अलीगढ़ी ताले बोलते हैं उनको, है ना। ब्रास वेयर एंड लॉक इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अलीगढ़ का जो मतलब पास्ट में नाम था पहले, वो नाम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उसका नाम था पहले कोल, द नेम ओरिजिनली ऑफ अलीगढ़ वॉज कोल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो सबसे पहले नाम था अलीगढ़ का वो कोल नाम था। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। देखो यहाँ से इनिशियली इट वॉज कॉल्ड कोल और कोयल, इसको कहते थे कोल या कोयल कहते थे। और अकॉर्डिंग टू एडविन एटकिंसन जो कि फर्स्ट गेजिटियर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उन्होंने कंपाइल कहता था, कंपाइलिंग द फर्स्ट गेजिटियर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये एडविन एटकिंसन ने कहा था कि जो नाम था कोल दैट वाज गिवन बाय बलराम हु स्ल्यू द ग्रेट असुरा कॉल्ड कोल ओवर हेयर। तो यहाँ पे एक असुरा था कोल जिसको मारा था बलराम ने, एंड दैट इज द रीजन वाई द नेम कोल वॉज गिवन टू दिस पार्ट। इसके बाद नोटेड हिस्टोरियन है सैयद अली नदीम रिजवी, उन्होंने भी ये नाम की जीनोलॉजी डिस्कस की है कि हरिगढ़ की कंट्रोवर्सी कैसे आई। तो क्या हुआ था कि जो एक मुस्लिम इन्वेजन के टाइम तो इसका नाम कोल था, कोल इक्ता के नाम से फेमस था। हुआ क्या कि बीच में एक जाट ने इसको कैप्चर कर दिया आफ्टर दैट, है ना। तो कोल के बाद इसको एक जाट ने कैप्चर किया, एंड जाट रूलर ने जब कैप्चर किया तो इसका नाम रामगढ़ रख दिया। दे गेव द नाम रामगढ़ टू दिस, एंड यहाँ पे दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मराठास के हाथ में जब ये आया तो मराठास ने फोर्ट अलीगढ़ का नाम रखा इसका, बिकॉज ऑफ देयर गवर्नर नज़फ़ अली खान के ऊपर ये नाम अलीगढ़ रखा गया था। और कई लोग इसको डिस्प्यूट करते हैं, वो कहते हैं कि हज़रत अली के ऊपर ये नाम रखा गया है ना, द लास्ट कैलिफ एंड सन इन लॉ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद हज़रत अली, उनके ऊपर ये रखा गया है। लेकिन जो मराठास थे उन्होंने ये नाम नज़फ़ अली खान के ऊपर रखा था, जो गवर्नर थे उस समय, अलीगढ़ इसलिए कहा जाता था।
एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि अलीगढ़ पहले सिटी ऑफ जॉय कहलाती थी, कलकत्ता वैसे अभी सिटी ऑफ जॉय कहलाती है, लेकिन ओरिजिनली सिटी ऑफ जॉय अलीगढ़ थी। 1985 में डोमिनिक लिपायर ने कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय बना दिया, कह दिया। लेकिन उसके पहले 50 साल पहले अशरर उल हक मज़ज़, ये इन्होंने अलीगढ़ को शहर तरब बोला है। शहर तरब मतलब सिटी ऑफ जॉय बोला है। इसके अलावा बेगम पारा जो फर्स्ट पहली बोलती पिक्चर थी ना, फर्स्ट टॉकी मूवी आला मारा, उसकी हीरोइन थी बेगम पारा, वो यहीं से पढ़ी हुई। तो ये आपको कुछ चीज़ें जो बता सकता था मैंने बताया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे और कोई न्यूज़ है कि नहीं। सरफेस टू एयर मिसाइल डीआरडीओ वर्किंग टू फिक्स फ्यू ग्लिचेस। तो यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल है QRSAM। QR मतलब क्विक रिएक्शन SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको डेवलप किया है किसने? DRDO ने। और इसकी टेस्टिंग चल रही है। कुछ जो ग्लिचेस आए थे अभी रिसेंटली, उनकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मशीन की रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए उन ग्लिचेस को DRDO अब दूर कर रहा है। इसकी जो रेंज है QRSAM की 25 से 30 किलोमीटर में है। याद रखिएगा 25 to 30 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि आरोग्य सेतु का जो डेटा था, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग डेटा था, उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है ना, एज पर देयर पॉलिसी उन्होंने डिलीट कर दिया है। हिलेरी क्लिंटन विजिट्स एलोरा केव्स कृष्णेश्वर टेम्पल। तो कृष्णेश्वर याद रखेगा एक ज्योतिर्लिंग है। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास, और 12th सेंचुरी का भी है भी ये। और इसके अलावा ये राष्ट्रकूटा एरा का जो एलोरा केव्स बनाए गए हैं, दैट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वहाँ पर हिलेरी क्लिंटन घूमने गई थी। अब शिमला में क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि शिमला में जो स्नोफॉल है वो बिल्कुल कम होती जा रही है इस साल। जैसे इस दिस सीजन केवल एक दिन स्नोफॉल हुआ है, एंड शिमला इज़ लूजिंग इट्स वाइट विंटर। शिमला इज़ लूजिंग इट्स वाइट विंटर। तो ये आपका IMD ने जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि शिमला किस तरीके से अपना वाइट विंटर लूज करती जा रही है। एंड द फ्रजाइल हिमालयन एरियाज आर विटनेसिंग इनकन्सिस्टेंट स्नोफॉल, एब्रप्ट वेदर चेंजेस ओवर द पास्ट डिकेड। पिछले एक डिकेड में बहुत एब्रप्ट चेंजेस और ये सब देखने को मिले हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।